लेकिन गुर्बत यहाँ पर इतनी है, और वैसे तो हमें नंबर्स और इशारे जो बताए जा रहे हैं वो ये बताए जा रहे हैं कि जो महंगाई बढ़ने की शरह है उसमें कमी आ गई है, लेकिन गुर्बत जो है उसमें कमी नहीं हुई है। अब ये हुकूमत के दावे हैं कि हमने मईशत को बड़ा स्मूथ कर दिया है, लेकिन महंगाई और गुर्बत जो है वो कैसे कम हो रही है इस पर ज़रा बता देते हैं आपको। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये बता रही है कि गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 25.3% रही, जो 2023 के मुकाबले में 7% ज़्यादा है। और एक साल के दौरान 1.30 करोड़ मजीद पाकिस्तानी गुर्बत का शिकार हुए। 1.30 करोड़, आप अंदाजा लगाएं। तो क्या होगा जी, कैसे चीज़ें मैनेज करेंगे? हम इस पर बात कर लेते हैं। साबिक वज़ीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू अशफाक तौला साहब मुआशी माहिर हैं और काफ़ी हुकूमत को अपनी बेबाक मशवरे भी देते हैं चीज़ें सॉर्ट करने के लिए। अशफाक साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। ये हुकूमत तो दावा करती रही और आई एम ग्लैड कि काफ़ी सारे जो लोग हैं माशाल्लाह मुआशी माहिर आके बताते हैं कि भाई ये गुर्बत में कमी नहीं है या महंगाई में कमी नहीं हुई है, ये बल्कि महंगाई बढ़ने की शरह में कमी हुई है। तो आवाम ये ना समझें कि ये हुआ। अब ये है कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये कह रही है कि 2024 में गुर्बत जो है वो 2023 के मुकाबले में बढ़ी है। इस रिपोर्ट और जो हुकूमती रिपोर्ट है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, गुर्बत में इजाफा, और आपने खुद अपनी बात का जवाब खुद दे दिया शफाक। एक्चुअली गुर्बत के इजाफे में जो आपकी इजाफा जो हुआ है वो इस वजह से हुआ है, मगर कम रफ्तार से हुआ है क्योंकि महंगाई की रफ्तार में कमी आ गई। ठीक है ना। असल में बहुत बड़ी वजह ये थी, जो पिछले साल जब महंगाई बढ़ी थी और बहुत तेजी से बढ़ी थी, 38-39% आपने देखा होगा, उसकी वजह ये थी कि आपके करेंसी डिवैल्यू काफी कर गई थी, और हर 10 रुपए की डिवैल्यूएशन पे 2% अफराद दर में इजाफा हो जाता है। हाँ जी। तो इसकी वजह से जो हमने देखा होगा, इस साल आपकी करेंसी सिर्फ स्टेबल रही है, तो गुर्बत में आपका जो इन्फ्लेशन की रफ्तार में कमी वाकई हुई है। यानी पहले अगर कोई 100 रुपए की चीज थी और पिछले साल अगर वो 140 रुपए की हो गई थी, तो अब वो 140 की बजाय वो समझ गए 142 की हुई है, तो कोई कमी नहीं हुई है। पिछले साल की जो बेस प्राइस थी ना, उसमें इजाफा हुआ है 4% से। तो अगर 140 रुपए भी थी तो आप समझ लें 145 रुपए भी हो गई। तो अशफाक साहब, यही वजह है कि रिपोर्ट ये कह रही है कि जो गरीब घराने थे वो मजीद गुर्बत की तरफ जा रहे हैं। तो इसको फिर हम इसी से जोड़ सकते हैं, जो लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो नहीं बढ़ रही है, और भले महंगाई बढ़ने की शरह जो है वो कम हो जाए, लोगों की अपनी इस्तात जो है वो भी नहीं बढ़ रही है। जी सदब, बिल्कुल आपने सही कहा। मगर देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अगर फर्ज करें पिछले साल 40% से अगर महंगाई की रफ्तार में इजाफा हुआ तो 40% से आपकी सैलरीज नहीं बढ़ी है। नहीं बढ़ी, शायद आपकी तो 50% बढ़ गई होगी, जो आम लोग हैं उनकी नहीं बढ़ी होगी। अच्छा, नहीं बढ़ी। चले मैं अपने अल्फाज वापस ले लेता हूँ। अच्छा। मुझे तो लग रहा था 100% बढ़ गई होगी आप लोगों की। ठीक है ना। हाँ जी। आमीन। तो ये होता ये है सदब कि इसमें सिर्फ की इतनी रफ्तार से नहीं बढ़ी थी, तो वो लोग कंटेंटेड हो गए थे। अच्छा। और उनके जो अखराजात थे ना, उनको उसमें वाकई कमी हुई। दूसरी तरफ आपने देखा होगा बिजली की नरखों में इजाफा हुआ, पेट्रोल की प्राइस में इजाफा हुआ। देखिए, वो इंटरनेशनली लिंक्ड होती है। ठीक है ना। तो उस वजह से भी हमें कहीं ना कहीं मार पड़ती है। अब इस मरतबा 2-3 चीजें हो सकती हैं 25 में, बिकॉज अमेरिका में चेंज ऑफ रिजीम होगा, तो डॉलर की सिचुएशन क्या होती है अभी तक कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा। अब ट्रम्प साहब की क्या ट्रेड बैरियर की वो पॉलिसीज क्या रखते हैं, चाइना या ब्रिक्स कंट्रीज के साथ उनके क्या माहौल और मामलात रहते हैं, ये सब इस बात पे मुनासर होगा आपके अगले सालों में हम किस सिम्त में जाएंगे। एक चीज़ और मैं जानना चाह रहा था आपसे कि एक तो जो हमारी जीडीपी की शरह है वो पॉइंट्स में इस वक्त कह रहे हैं कि आगे जो है वो 3% तक जाएगी, लेकिन ये 2.5 भी हो जाए तो बड़ी बात है। और आबादी में इजाफे की शरह हमारी 2% है। ये आपस में किस तरह, जी, तो आप ये देखें कि आबादी ज़्यादा बढ़ रही है और जीडीपी कम बढ़ रही है, तो ये किस तरीके से इस पे आपकी इन्फ्लेशन पर असरअंदाज होती है? देखिए, इस पे एक चीज को याद रखिएगा कि जब आपकी 1% जीडीपी ग्रोथ होती है ना, तो एक अंदाजा है कि 3 लाख नई जॉब्स क्रिएट होगी। पाकिस्तान में आपको कम अज कम आपको 15 लाख जॉब्स चाहिए, नहीं, और 15 लाख जॉब के लिए आपको 5% की जीडीपी ग्रोथ चाहिए। और अगर इससे कम ग्रोथ होती है तो जाहिर बात है उसमें आपकी बेरोजगारी में इजाफा होगा।
दूसरी चीज ये है कि हमारे पास जो बड़े सेक्टर थे जिसमें आपकी सीजनल जो है ना लेबर यूटिलाइज होती है, एक एग्रीकल्चर है, दूसरा रियल एस्टेट या कंस्ट्रक्शन है, ठीक है ना। तो अब वो दोनों, एग्रीकल्चर तो फिर भी ठीक चल रहा है। पिछले साल थोड़ा सा इशू आया था फ्लड कैटास्ट्रॉफी की वजह से, पिछले साल वो बहुत ही बम्पर गया क्योंकि वाटर टेबल के लेवल आपके ज्यादा थे, और इसमें तो अभी जो जीडीपी में कमी आई वो कॉटन क्रॉप की वजह से ज्यादा आई और रियल एस्टेट के और कंस्ट्रक्शन के टैक्सेस की वजह से। तो ये दो चीजें ऐसी हैं जिन पे आपको तवज्जो दे के एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी पड़ेगी ताकि इनका पहिया घूमता रहे। इनका पहिया घूमेगा तो 60-70 इंडस्ट्रियां एक साथ चलने लगी। लेकिन सर एक चीज ये है कि जो परचेजिंग पावर लोगों की नहीं रही तो उसकी वजह से फिर डिमांड पुल जो इन्फ्लेशन है वो आइंदा होने का इम्कान कितना है? और हो सकता है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़े तो कहा जा रहा है तो कि वो कॉस्ट पुश हो सकती है, डिमांड पुल नहीं हो सकती अनलेस कि कोई जंग छिड़ जाए या फिर ऑयल की कीमतें बढ़ जाएं या कुछ इस तरीके से। डू यू एग्री विद दैट? वो तो फोर्स मेजोर होता है, उसको आप इकोनॉमिक खाते में नहीं डाल सकते हैं। असल जो चीज है कॉस्ट पुश और डिमांड पुल, तो कॉस्ट पुश ही पाकिस्तान में इन्फ्लेशन चल रहा है। जितना भी था मैंने आपको कहा ना, अगर डॉलर रुपये डीवैल्यू हुआ तो ये कॉस्ट में इजाफा हुआ ना। अगर मैं कोई कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग थी मेरी वो बढ़ गई, डिमांड तो रही नहीं है। डिमांड पुल तो उस वक्त होगी कि जब आपकी देखिए डिमांड पुल होती है और वो किस वक्त होती है जब कोई कंज्यूमर रिलेटेड आइटम है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे दालें हैं, चीनी है, इन चीजों को आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो उसमें अगर आप फर्क करें, आप ये कह सकते हैं कि जी अगर 2 किलो इस्तेमाल करते थे तो आप 1.5 किलो इस्तेमाल करेंगे, तो उसकी वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन आता है। बट रिलेटिवली पाकिस्तान में जो पिछले 4-5 सालों से हम देख रहे हैं, जब से आपकी करेंसी डीवैल्यू शुरू हुई है, ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की तरफ हम ज्यादा जा रहे हैं। अशफाक साहब एक चीज़ और बताइएगा, अब जैसे रोज़मर्रा के जो इस्तेमाल की अशियाँ हैं वो लोगों के लिए इतनी महंगी हो गई है, वो पूरा करना मुश्किल हो गया है। हुकूमत एक तरफ दावे करती है, स्टॉक मार्केट के हमें बताती है आज जी ये नंबर्स आ रहे हैं, आज इतने इजाफा हो गया पॉइंट्स का, दूसरे अच्छे की रिपोर्ट आ रही है, लेकिन आवाम तक इसका फ़ायदा क्यों नहीं पहुँच रहा है और कैसे पहुँचेगा? देखिए स्टॉक मार्केट के तो एक अमाउंट ऑफ इन्वेस्टर्स हैं, उन्हीं को प्लस माइनस होते रहते हैं, वो भी नुकसान भी करते हैं फायदा भी करते हैं। स्टॉक मार्केट वैसे ही काफी अंडर वैल्यू थी, पिछले 4-5 सालों में बड़े प्रेशर में रही है और काफी शेयर थे जो अंडर वैल्यू थे। इस वजह से एक तो हुआ, और दूसरा जब बैंकों के शरह सूद में कमी वाकई होती है तो हमेशा स्टॉक एक्सचेंज में और फिर रियल एस्टेट में इजाफा होता है। तो सबसे पहले जो इसका स्टेशन होता है ना, जो उस मनी का जो कि बैंकों से निकली है वो चली जाती है आपकी स्टॉक मार्केट। और फिर स्टॉक मार्केट एक थ्रेशोल्ड पे जाएगी, वहां से ये चली जाती है आपकी रियल एस्टेट में। बट रियल एस्टेट में भी आपको पता है बहुत ज्यादा टैक्सेस और बहुत लोडेड है, तो मेरा ख्याल है वहां जाना मुश्किल हो जाएगा अनलेस के कोई जेन्युइन बाइंग डिमांड होगी। और इसके बाद जो उसका जो मेन जो फंक्शन होता है या जो कंट्रीब्यूशन होता है वो मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में, कहीं इंडस्ट्री में चली गई, कहीं कॉमर्स में चली गई। अगर आप कोई आउटलेट या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाती गवर्नमेंट तो मेरा ख्याल है ये फिर वही फाइलों में और मेरा ख्याल है गोल्ड में और लॉकर्स में चली गई। सेफेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिस्क नहीं लेते। ठीक है सर, थैंक यू सो मच अशफाक तौला साहब, योर टाइम सर। ये टॉपिक ऐसा है कि जिसके ऊपर आप मतलब कई घंटे बात कर सकते हैं, लेकिन ये है कि वक्त हमारे पास मुख्तसर होता है। बिल्कुल, क्योंकि टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत सारी चीज़ें जो हम भी समझना चाहते हैं और हमें भी सीखने का मौका मिलता है।